नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका आपके लाइकेबल प्रोग्राम ALG द स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया में। आज की हमारी इस यात्रा में हमारे मेहमान होने वाले हैं अभिनय की दुनिया के सर। जी हां, सर। इन्हें सर क्यों कहा जाता है, इस विषय में हम इस कार्यक्रम में आगे बातचीत करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं अभिनय की दुनिया के सर श्री विदुर चतुर्वेदी जी। विदुर सर, स्वागत है आज आपका हमारे इस अनोखे कार्यक्रम में। मतलब कि आज शिक्षक हम स्टूडेंट्स की क्लास में, तो कैसा लग रहा है आज आपको यूँ इंटरव्यू करते हुए और यूँ साक्षात्कार देते हुए? अच्छा लग रहा है, और जीवन में जो भी होता है एक पड़ाव है और जीवन यात्रा का एक अंग है। जी सर। तो क्लास तो एक अलग चीज़ होती है और ये एक अलग अनुभव है जी। तो इस अनुभव का भी आनंद लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। विदुर जी, एक बात बताइए सर, कहते हैं कि जो एक एक्टर होता है, कलाकार होता है, वो जन्मजात होता है, वो एक्टर बनाए नहीं जाते, वो जन्मजात होते हैं। मेरा तो अटल मानना है। आप इस विषय पर क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ी पुरानी धारणा है और ये सच भी है। और इसका एक उदाहरण दिया जाता है हमेशा कि अगर हीरा होगा तो ही उसको तराश के आप कुछ भी कोहिनूर बना सकते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा अंतर है। जैसे अगर लकड़ी की आप मूर्ति बनाए तो लकड़ी की मूर्ति होगी, वो हीरा नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी सुंदर हो। पत्थर की मूर्ति होगी तो पत्थर की मूर्ति होगी, वो हीरा नहीं हो सकती। लेकिन हम हीरा या पत्थर या लकड़ी नहीं है, हम मनुष्य हैं। तो हमारी संवेदनाएं हैं। तो अगर जन्मजात सब में ये संवेदनाएं होती हैं तो सब उसको एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हमें से लाखों लोग हिंदी बोलते हैं, तो मैं प्रेमचंद क्यों नहीं हूं? मुझे उर्दू आती है, मैं गालिब क्यों नहीं हूं? कुछ तो है जो हम में और उनमें अलग है। तो अब ये कलाकार अगर है, उसके अंदर उसकी एक संवेदनाएं हैं, उसकी अपनी जीवन यात्रा रही है। लेकिन अगर वो संवेदनाएं सुप्त हैं, सोई हुई हैं, और अगर उसकी भावनाएं कहीं बंद हैं, तो वो एक्टर नहीं बन सकता। भावनाएं हैं उसके अंदर। तो हमारा काम यह है कि उसकी सुप्त भावनाओं को जागृत करना और उसके जीवन के वो अध्याय जिन्हें वो शायद भूल चुका है, उससे परिचित कराना और उन्हीं गलियों में गुजारना जहाँ से वो गुजर चुका है। इसलिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, ऐसा मेरा मानना है। कलाकार जन्मजात तो होते ही होते हैं। जी विदुर सर, बट हमने तो यही सुना है कि आप पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देते हैं। जैसा आपने बताया कि हीरा होना ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो खासियत है, आप तो बिल्कुल, जो आपके पास सीखने आते हैं बच्चे बिल्कुल रॉ होते हैं, तो उनको हम पत्थर ही बोलेंगे। लेकिन आप उसमें भी तराश कर कहीं ना कहीं उनके अंदर संवेदनाएं होती हैं। द्रोणाचार्य के शिष्य 105 थे, 5 पांडव 100 कौरव, सभी अर्जुन क्यों नहीं हुए? ये तो आपने भी माना बिल्कुल कि जो कलाकार, जो एक्टर जो होता है, वो जन्मजात होता है, एक्टर बनाए नहीं जाते। लेकिन साथ ही साथ आपने बड़ी खूबसूरती से उदाहरण देकर के बातें समझाई। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि कितना ज़रूरी है, बेसिकली एक्टर जो है वो ऊपर वाले की देन है, ये जो टैलेंट है। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात उदाहरण दे के बताई, हीरे की, लकड़ी की, कोयले की। तो ये तराशा, मतलब एक्टर जो, एक एक्टर को अपने आप को अगर तराशना हो तो उसके लिए कितना ज़रूरी है किसी कलाकार को इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाना या थिएटर से जुड़ना? बहुत पुरानी कहानी है कि एक शायर ने अपने गुरु से पूछा कि मुझे शायर बनने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पहले के जितने शायर हो चुके उनकी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए और उनके लगभग 1500 अशार, शेर तुमको याद होने चाहिए। अब उन्होंने क्यों कहा ये कि अगर आप शेर और उस दुनिया से गुजर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमको क्या करना है। तो अगर आप एक थिएटर रंगमंच से गुजर रहे हैं तो एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग है वो। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो रंगमंच के नहीं हैं और वो बहुत बड़े एक्टर हुए, ऐसे भी उदाहरण हैं। लेकिन ये भी उदाहरण है कि रंगमंच से आके आपने यहाँ और सफलतापूर्वक काम किया। तो अब अगर आप पहले से कुछ ट्रेंड हैं, रंगमंच हो या फिल्म इंस्टीट्यूट, अगर आप ट्रेंड हैं
तो आपको सहूलियत होती है, सहायता मिलती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरे सबसे पसंदीदा कलाकार, जिनको मैं महानतम कलाकार मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा, संजीव कुमार साहब। वो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं थे, बट उनकी जड़ें जो थी वो थिएटर से जुड़ी हुई थी। तो मतलब थिएटर इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग एक एक्टर को निखारने के लिए। क्या इस बात से आप राजी? नहीं, मैं मानता हूँ उससे बहुत लाभ होता है। अब जैसे संजीव कुमार जी के बारे में बताऊँ कि वो इप्टा से जुड़े हुए थे और यहाँ फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग उस ज़माने में हुआ करता था। वहाँ भी उनको जब हम हिंदुस्तानी के लिए साइन किया गया तो एस मुखर्जी साहब ने वहाँ भेजा। अब मेरा यह है कि दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार थिएटर के कलाकार जो आजकल की फिल्म मेकिंग है कई बार नहीं समझ पाते, तो एक एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर मैं कार चलाता हूँ, आप भी कार चलाते हैं, लेकिन हम लोग कार की रेस में भाग नहीं ले सकते, वो एक अलग चीज़ है। तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है, लेकिन थिएटर सहायता कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगी सर आपसे। सर, आजकल ये जो स्टार किड्स जो आ रहे हैं और इन्होंने ना कोई थिएटर किया होता है, ना इनका कोई मतलब मैं इस बारे में ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो भी एक्टिंग में आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो अभी आपने जैसा कहा कि थिएटर ज़रूरी नहीं है, तो फिर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं, उसका लाभ होता है जी। लेकिन जो आपने कहा उसी में मेरे सवाल का जवाब कि बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं। हाँ जी। अब देखिए, अगर वो यहाँ आए जी और उन्होंने काम शुरू किया जी, तो हर स्टार किड सफल हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण नहीं मिलते। ये भी आपने सही कहा। एक बड़ी खूबसूरत बात विदुर जी ने अपनी बात में, पिछली बात में कही, जो आपने शायद गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोनों माध्यम अलग हैं। जी जी। थिएटर में तो एक्टर राजा है, स्टेज पे चढ़ गया तो चढ़ गया, उसके बाद कोई कट नहीं है बस। बिल्कुल। तो अगर उसने गलती कर दी तो कर दी, मालिक वो है उस वक्त। सर ने भी इस बात को माना है कि थिएटर से जुड़ना लाभकारी होता है किसी भी कलाकार के। एक्चुअली हमारे क्या है, दर्शक सभी वर्ग के हैं, जो थिएटर के हैं वो भी हैं, तो ये उनके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे स्टार किड आते हैं बिना थिएटर और उसके भी वो एक्टिंग कर जाते हैं, लेकिन ये आपने ये भी सही बात बोली कि सभी नहीं चल पाते, जिनमें वाकई एक टैलेंट होता है वही चल पाता है। बातों में बहुत अच्छी बात बोली थी कि जैसे अगर शायर बनना है तो आपके उन्होंने बोला कि कुछ अशआर याद होने चाहिए उनके आपको। तो क्या एक्टिंग में भी ये बात लागू होती है कि कोई जो नए बच्चे आते हैं एक्टिंग के लिए तो उनको वो मिमिक्री करते हैं? सेम चीज़ ही है यहाँ पर। अगर हम किसी शायर के अशआर को याद कर रहे हैं 150 जैसे आपने बोला, तो अगर जो मिमिक्री करते हैं, उनके डायलॉग्स बोलते हैं, शीशे में देखकर उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उनको फ़ायदा देती है क्या? ये ऐसा देखिए, ईश्वर ने सबको बहुत अलग अलग बनाया है, सबकी संवेदनाएं अलग हैं और सबकी समझ अलग है। अच्छा, बात समझ की है। जैसे भाषा वही है, हमारी समझ है तो हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने किसी बहुत बड़े एक्टर की फिल्म देखी और उसकी कॉपी कर दी, तो हो सकता है कि आप कॉपी सही कर रहे हो, इसकी संभावना है, लेकिन वो आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं बना सकती, क्योंकि आप अपने जो जीवन के जो अध्याय है और जो वो नहीं उनका यही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी, क्योंकि दर्शकों में बहुत भ्रांति है। बच्चे आजकल आते हैं प्रैक्टिस की, मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, ये तो मुझे लगा कि ये चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए। अच्छा रितु, आप एक बात बताओ, जैसे कोई कुंडली के अंदर हमारे अभिनय का योग है, तो क्या वो आगे जाकर कोई कलाकार ही बनता है? अगर ऐसा कुछ योग है, ऐसे ग्रह हैं, अगर उसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अगर कलाकार बनने का योग है, लेकिन तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कलाकार ही बने, लेकिन वो अपने हर कार्य को एक कला की तरह करता है, ये बहुत जरूरी है। वो कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको कला की झलक मिलेगी, बहुत ही परफेक्शन से, बहुत सुंदरता से कार्य करेंगे। जैसे सर हैं, इनके अंदर एक्टिंग का है, बिकॉज इनकी कुंडली भी मैंने देखी है, लेकिन ये खुद एक्टिंग में ना आकर इन्होंने ये स्टार मेकर बने, ठीक है ना, तो उसका इन्होंने रूप बदल दिया। तो वो स्थिति, वो ग्रह नक्षत्र तो झूठे नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी उसकी स्थिति, उसका रूपांतरण हो जाता है। प्रतिमा जी, तो दोस्तों बहुत आनंद आ रहा है ये बातचीत करके, खास तौर पे इसलिए क्योंकि ये बातचीत मेरी फील्ड से जुड़ी हुई है। लेकिन अभी हमारी ये बातचीत की गाड़ी एक स्टेशन पर पहुंच गई, अर्थात एक ब्रेक लेने का समय आ गया है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। पिकअप का ये कैसा
पानी लगे बेहद कम, मैल की एकदम छुट्टी। हर परिवार में रखता है सबका माँ, वॉशिंग पाउडर की दुनिया में नंबर 1 है ना। ALG वॉशिंग पाउडर, अच्छा लगेगा गारंटी। नमस्कार, मैं हूँ रितु सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का सुनो पार्थ में। नमस्कार, मैं पूजा माथुर स्वागत करती हूँ आपका इस शो जिसका नाम है सुनो पार्थ। इस शो के द्वारा हम आपकी जीवन की वो सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। तो देखते हैं मेरे साथ में सुनो पार्थ। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप चंद्रामानी और स्वागत करता हूँ आपका इस अनोखे शो पे जिसका नाम है सुनो पार्थ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है ALG द स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया में। तो सर एक और हम जानना चाहते हैं इससे बारे में कि ये जो पुरातन संस्कृति से जो अभिनय या जो तरीका चल रहा है उसका हमारे अभिनय जगत पर क्या प्रभाव है। जिस तरीके से पुराने तरीके जो थे, चाहे रंगमंच हैं, चाहे आप थिएटर या जो पहले नौटंकी या ये सब भी हुआ करते थे, उसका हमारे अभिनय जगत पर क्या प्रभाव था, है और आगे क्या रहेगा इसका प्रभाव। देखिए, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो अभिनय का आरंभ जो है वो नाट्य शास्त्र से है जी। और नाट्य शास्त्र सिनेमा के लिए नहीं है, वो टाइटल बताती है कि नाटकों के लिए है वो जी। अब परिस्थितियां बदलती हैं। अगर नाट्य शास्त्र को मैं आपको बताऊं कि मैं मूल रूप से नाट्य शास्त्र को आधार मान के ट्रेनिंग देता हूँ, इसीलिए मैंने पंकज जी की बात का जवाब दिया कि उसकी आवश्यकता है। आपको एक बैलेंस बनाना है क्योंकि माध्यम अलग हो गया। आप घोड़े पे चलेंगे तो चाबुक लेके चलेंगे, लेकिन कार आप चाबुक लेके नहीं चला सकते, उसकी आवश्यकता नहीं। अगर आपके हाथ में चाबुक है भी तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो नाट्य शास्त्र को अगर हम माने तो आरंभ हमारा वहीं से है। अब जो पहले नौटंकी होती थी, आज भी बंगाल में एक यात्रा होती है, और रंगमंच भारत के हर प्रांत में हिंदी में उतना समृद्ध नहीं रहा है, कम रहा है, लेकिन मराठी बंगाल में और दक्षिण में ये बहुत समृद्ध रहा है। तो मेरा ये मानना है कि उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, उसका असर रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उस हिसाब से उसका सिर्फ कलेवर बदलता है। मूल तो वही है और मूल वही रहेगा, ये तय है। आज पंकज जी बड़ा आनंद आ रहा है, इतनी शानदार हिंदी और एक जो विचार, एक बात वही है लेकिन जो सोच है, जो विचार है, जहाँ से वो बात आ रही है निकल के और जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो अद्भुत है। इसीलिए तो इन्हें सर कहा जाता है। इस विषय पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन सर एक सवाल है मेरे दिमाग में, ये सवाल मैं बाद में करूँगा, लेकिन ये जो है बम्बई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, एक गाना भी बड़ा प्रचलित हुआ था, ये मुंबई शहर, जिसको पहले गाना है कि बम्बई शहर हादसों का शहर है, यहाँ हादसे होते हैं। एक फ्राइडे कलाकार को बनाता है, एक फ्राइडे कलाकार को गिरा देता है। तो जितने भी कलाकार हैं जो बनना चाहते हैं वो सब बम्बई में आते हैं। जितने भी टेक्नीशियंस हैं जो बनना चाहते हैं वो भी बम्बई में आते हैं। मुझे ये कारण प्लीज़ समझाइए कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बम्बई में ही क्यों है, भारत में कहीं और क्यों नहीं बन पाई या नहीं पनप पाई, क्या रीज़न है इसका? देखिए, पहले हिंदी फिल्में 3 केंद्रों में बनती थी, मुंबई तो था ही, लेकिन कोलकाता में भी हिंदी फिल्में बनती थी, जो बंगला में बनती थी और बंगला के साथ वो हिंदी में भी बनती थी। शुरुआती दौर ब्लैक एंड व्हाइट, KL सहगल उस जमाने ब्लैक एंड व्हाइट की एरा में, और उसी के साथ साथ वो लाहौर में भी बनती थी जी। अब विभाजन के बाद लाहौर तो गया, कोलकाता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डिस्टर्ब हुआ और यहाँ एक केंद्र स्थापित हो गया।
अब ऐसा नहीं कि यहीं पर केंद्र है, मैं आपको दक्षिण भारत का उदाहरण देता हूँ। बहुत पहले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये चारों फिल्में चेन्नई में बनती थी, जो तब मद्रास हुआ करता था। अब अपने अपने प्रांतों ने ये तय किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने तय किया कि हमारी फिल्में जो तेलुगु की होंगी वो हैदराबाद से ही बनेंगी, और उन्होंने वहाँ व्यवस्थाएं दी, और सारे कलाकार और तकनीकी जो कर्मचारी हैं वो सब के सब हैदराबाद चले आए चेन्नई छोड़ के। ये हिंदी के साथ नहीं हो पा रहा है। अगर कोई प्रांत ये सोचे, उत्तर प्रदेश में बना नोएडा में, यहाँ से कोई गया ही नहीं, और अगर आप सबको यहाँ से हायर करके वहाँ ले जाएं तो बजट ऐसा हो जाता है कि वो संभव नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ कला तो नहीं है, व्यवसाय भी है। उसी के साथ साथ फिर कर्नाटक ने तय किया कि कन्नड़ा फिल्में बेंगलुरु में बनेंगी, वहाँ सब कुछ शिफ्ट हो गया, और तिरुवनंतपुरम में मलयालम फिल्में शिफ्ट हो गई। तो चेन्नई से शिफ्ट हुई हैं, लेकिन उसमें सबका योगदान है, सरकार का आधा, और उसका जो दूसरा पक्ष है कलाकार और तकनीकी लोगों ने भी समझा कि हमको अपनी मातृभूमि में जाके ही काम करना है, उन्होंने चेन्नई छोड़ दिया। हिंदी के साथ ऐसा नहीं हो पाया, तो इसमें क्योंकि हिंदी के प्रांत बहुत सारे, कारण क्या है इसका सर? ये एक तो जी और भाषाओं के एक एक प्रांत है। हाँ, बाकी हिंदी के प्रांत बहुत सारे हैं। तो आप मध्य प्रदेश को केंद्र मानते हैं, उत्तर प्रदेश को मानते हैं, बिहार को मानते हैं, नोएडा को उन्होंने दिल्ली के आसपास बसा के वहां कोशिश की कि वहां प्रयास किया। स्टूडियो आज भी हैं, लेकिन वो कई और चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन उदाहरण दे के और बड़े सलीके से और बड़ा विस्तार से आपने इस बात को दर्शकों को समझाया है। दर्शकों, आनंद बहुत आ रहा है विदुर जी से बात करके। इस आनंद को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जाइएगा मत, रहिएगा यहीं पे। पानी लगे बेहद कम, मैल की एकदम छुट्टी। हर परिवार में रखता है ये सब कमाल, वॉशिंग पाउडर की दुनिया में नंबर 1 है ना। ALG वॉशिंग पाउडर, अच्छा लगेगा गारंटी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है ALG द स्टार गेजर्स ऑफ इंडिया में। और आज हमारे साथ हैं एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत मशहूर विदुर सर, जो कि एक मशहूर शिक्षक हैं जिन्हें लोग बहुत सम्मान से देखते हैं और उनको सर का दर्जा दिया हुआ है। तो ऋतु, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे कि ये जो मुंबई में ही सारा सेटअप है, तो इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण भी है क्या कि ये मुंबई से इधर उधर क्यों नहीं हो पाया? जैसा कि सर ने अभी बताया कि कुछ भी वैसा डेवलप नहीं हो पाया जिस तरह से मुंबई है, या कोई और ज्योतिषी वजह भी है? काफी इतिहास का भी इसमें हमारे कुछ है। हमारे आदरणीय सर ने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, जैसा कि इन्होंने अपनी बातों में बोला कि सिर्फ कला नहीं है एक्टिंग, व्यवसाय भी है फिल्म बनाना। तो व्यवसाय के लिए माया की ज़रूरत होती है, और माया नगरी है हमारी मुंबई। और अगर हम वास्तु की दृष्टि से भी देखें तो ये साउथ में पड़ता है। साउथ हमेशा से ही धनी रहा है। जब रावण के समय में लंका थी साउथ में, तो भी जो हमारा जो सबसे ज़्यादा धनी प्रदेश हम बोलते हैं वो हमारा साउथ है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, हमेशा रहती है। और हमारे देश के अगर मैप के हिसाब से भी देखें तो जो साउथ का ये वास्तु की दृष्टि से जो डायरेक्शन है, यहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है यहाँ पर। तो ये सबसे मुख्य कारण है प्रतिमा जी। बाकी चीज़ें तो देखिए बाद में आती हैं, चाहे हम एक्टिंग करते हैं, संगीत है, हर चीज़ बिना धन के संभव ही नहीं है। अभी आपसे कुछ देर पहले जब बात हुई कि ये शुरुआत बंगाल से हुई थी इसकी अभिनय की,
तो सर सत्यजीत रे के बाद में बंगाल का जो बंगाल सिनेमा बहुत अपनी कला के लिए बहुत जाना जाता है, बहुत शानदार सिनेमा है, फिर भी वो एक उस जगह पे क्यों नहीं आ पाया? वर्ल्ड सिनेमा पे जो सत्यजीत रे साहब लेकर आए थे उस लेवल पर वो अब क्यों नहीं आ पाया? मैं भी जानना चाहूँगा। उसका कारण है जी, उसका कारण ये है कि सत्यजीत रे, मृणाल सेन और ऐसे कुछ फिल्म मेकर उस समय थे, ऋत्विक घटक, जिन्होंने वहाँ की कला और संस्कृति को आधार रख के, वहाँ की साहित्यिक कृतियों को आधार रख के अपनी फिल्में बनाई। अब मेरा कहना बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन इधर की जो मैंने बांग्ला फिल्में देखी तो उसमें से बहुत सारी बांग्ला फिल्में, ना तो उसमें बंगाल के लोकगीत की कोई झलक मिलती है, ना वहाँ के संस्कृति की झलक मिलती है। तो अगर वो हिंदी फिल्मों की कॉपी करती हुई दिखाई दें तो फिर हम हिंदी फिल्म ही देखेंगे, हम स्वीकार क्यों करेंगे? कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा था कि विदुर चतुर्वेदी जी को सर कह के पुकारते हैं, क्यों? उसका कारण यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारों को विदुर जी ने अभिनय की बारीकियां सिखाई। तो विदुर जी, क्या आप बताना चाहेंगे अपने कुछ ऐसे शिष्यों का जो आज सितारे बन गए हैं, जो एक समय पर आपके शिष्य थे, उन शिष्यों का नाम बताना चाहेंगे जिन पर आपको गर्व होता है? ईमानदारी की बात है कि गर्व तो मुझे सब पर है जी। अब ये है कि अब उसको भाग्य कहिए या जो भी कह लीजिए, उनकी अपनी योग्यता कह लीजिए, मेहनत, कुछ निकले और कुछ नहीं निकल पाए, कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए। तो मेरे लिए जैसे गुरु को मैं मानता हूँ कि जैसे आपके जीवन में जो माता और पिता दोनों का स्थान है वो गुरु में समाहित होता है। तो एक संस्कृत का श्लोक है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती, माता कुमाता नहीं हो सकती। तो मैं किसी एक दो का नाम लेके और शेष का नाम न लूँ तो ये उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अमिताभ बच्चन का जो परवर्ती काल है, उनके बाद का जो समय है, उसमें अगर हम देखें तो अलग अलग 5 साल 10 साल के अंतराल में कुछ जोड़ियां उभरी, और अगर मैं उनको 3 अलग अलग कालखंडों में बांटूं तो उन 3 कालखंडों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनके एक तरह से उसके पुरोधा माने जा सकते हैं, उनको मैंने प्रशिक्षित किया है, उनके साथ हमने काम किया है। जैसे ऋतिक रोशन और करीना कपूर, वो एक समय है। उसके बाद रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, फिर वरुण धवन और आलिया भट्ट। तो ये 3 का अलग बहुत फर्क नहीं है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन के परवर्ती काल में ये 3 अलग अलग समय को लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इनके साथ काम किया, मुझे इसकी खुशी है। बाकी जो सफल हुए, बहुत सारे लोग सफल हुए, और भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे नहीं हो पाए। तो आपने इन सबको प्रशिक्षित किया, वो दिख रहा है इन सब में, ये मैं कह सकता हूँ। 6 के 6 कलाकारों का आपने नाम लिया, वो सच में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपने कमाल की ट्रेनिंग उनको दी है, और मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया कलाकार, टैलेंट को आप शिक्षा देते रहें, प्रशिक्षित करते रहें। धन्यवाद सर जी। ये पुराने एक्टर्स और नए एक्टर्स में बहुत सीधा सवाल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी। ये पुराने एक्टर्स और नए एक्टर्स में आप एक क्या अंतर महसूस करते हैं उनकी अभिनय के करने के अंदाज में, या उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा टेढ़ा सवाल है। और जब व्यक्ति मेरी उम्र में आता है तो उसको हर चीज़, नई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और ये सही नहीं है, उचित नहीं है। हर पुरानी चीज़ बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं है जी। और हर नई चीज़ खराब हो ये भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ी सी गिरावट है, और वो गिरावट क्यों है कि आज हमारा लगाव समाप्त होता जा रहा है। परिवार से कोई लगाव नहीं जी। एक बच्चे का पहला लगाव कहाँ होगा? माँ से। बिल्कुल। फिर वो पहला जो शब्द सुनेगा माँ की आवाज़ सुनेगा, और जहाँ उसने जन्म लिया। तो मेरा एक सिद्धांत है कि माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, अगर इन 3 से आपका कोई लगाव नहीं है तो जो आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं, जो फिक्टिशियस हो सकता है, बनावटी हो सकता है, या ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल है जिसको आपने देखा भी नहीं है, आपका क्या लगाव होगा उससे? आपको अपनी माँ से लगाव नहीं है, आपको अपनी मातृभाषा से लगाव नहीं है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। मेरा पहला सवाल होता है कि भाई आप कहाँ के हैं और आपकी भाषा क्या है? और आपको बताऊँ, अधिकांश लोगों को अपनी मातृभाषा या तो नहीं आती है या उनको बोलने में शर्म महसूस होती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और हिंदी मेरी भाषा है, लेकिन उसकी एक बोली है भोजपुरी जो मैं बोलता हूँ, तो मुझे तो ये कहने में कोई लज्जा नहीं है।
आपको अपनी मातृभाषा स्वीकारने में क्या लज्जा होती है? उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये तो आजकल बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। आप उनको फेसबुक पे देखिए जी, कहाँ जन्म है, दिल्ली, आप उत्तर प्रदेश और अपना जिला क्यों नहीं लिख सकते? तो जब आपका लगाव नहीं है तो मेरा ये मानना है कि जो आप चरित्र निभा रहे हैं, आपका क्या लगाव होगा, किस तरह से आपका लगाव होगा? तो ये एक कमी आ गई कि उनमें लगाव की कमी है, उन्हें संवेदना की कमी है जी। और अगर उसको उभार दिया जाए तो पहले भी बहुत अच्छे कलाकार थे, आज भी अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हैं। तो आपका कहने का मकसद ये है या आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय के गानों में, उस समय के अभिनय में, उस समय की फिल्मों में आत्मा थी, अभी वो मिस हो रहा है। तो अब आत्मा वही है ना, वो वही है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके अंदर आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा कहीं जुड़ी नहीं है, वो भटक रही है। तो भटकती आत्मा को आप क्या बोल सकते हैं? वो सर की पहली लाइन जब सर ने इंटरव्यू शुरू हुआ था कि लकड़ी को हम तराश सकते हैं लेकिन उसमें संवेदनाएं नहीं होती। बिल्कुल वो ये मशीनों से म्यूजिक अब जनरेट हो रहा है तो उसमें संवेदनाएं नहीं हो सकती। और अच्छा ऋतु जी, एक बात बताइए, ये जो समय परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव है या सामाजिक बदलाव है, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है? देखिए, ज्योतिषीय कारण में समय जो है हमारा एक ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, उस पर निर्भर करता है जो ग्रहों की दशा होती है। तो हम इसीलिए, जैसे विदुर सर ने भी बताया कि हम लोग नई चीज़ों को पूरी तरह से खराब नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये इन चीज़ों में कुछ भी ग्राह्य नहीं है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ज्योतिष विद्या में भी पौराणिक काल से चला आ रहा है और जो आज हो रहा है इसका प्रेडिक्शन, इसकी भविष्यवाणी हमारे पुराने जो बड़े बड़े ज्योतिषी रहे हैं वो पहले से ही कर चुके थे कि एक ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा जब ग्रह नक्षत्रों में इस तरह का परिवर्तन होगा। बड़ा गूढ़ और बड़ा लंबा विषय है ये, तो उतना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो नक्षत्रीय परिवर्तन होता है उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, देश काल, समय, समाज सभी पर पड़ता है, तो हम उससे अछूते नहीं रह पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे संस्कार, हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन सबका भी प्रभाव होता है। तो जो कभी कभी ज्योतिषीय कारण होते हुए भी हमारे संस्कार इतने मजबूत होते हैं कि हम उस दिशा में नहीं जा पाते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। दर्शकों, आपको ऋतु जी की बात समझ में आ गई होगी। इस विषय में हम आगे और कभी विस्तार में बात अवश्य करेंगे। विदुर सर जी, बातें खत्म करने का सच बताएं बिल्कुल मन नहीं हो रहा। आज हम मैस्मराइज हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम सम्मोहित से हो गए हैं बात करते हुए। और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे शो में आए और हम और बहुत गदगद महसूस कर रहे हैं। और अब हमारे शो का एक वो है कि हमारे डायरेक्टर साहब आते हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से एक मोमेंटो देते हैं। तो मैं दुष्यंत जी को बुलाना चाहूँगी शो पर। दुष्यंत जी, आप आएँ। तो अगले हफ्ते ऐसी ही एक और हस्ती से आप सबकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए, हम भी आराम करते हैं और सेहतमंद रहिए और सदैव खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। पानी लगे बेहद कम, मैल की एकदम छुट्टी। हर परिवार में रखता है ये सब कमाल, वॉशिंग पाउडर की दुनिया में नंबर 1 है ना। ALG वॉशिंग पाउडर, अच्छा लगेगा गारंटी।